Hello students, now we are going to start with chapter 11, that is the human eye and the colorful world. As you all are familiar about that what is eye and some natural phenomena, but in this chapter we are going to discuss in detail these topics. Let's start. इसमें जो कंटेंट्स है टॉपिक जो आप स्टडी करेंगे दैट इज़ द ह्यूमन आई. आई क्या है, उसका फंक्शन, वेरियस पार्ट्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, की विजन के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनके लिए करेक्शन, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ह्यूमन आई क्या है, एक तरह का आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या कैमरा बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से आप जो भी कलरफुल वर्ल्ड है या अपने आसपास जो भी सराउंडिंग में आप कुछ भी देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से है, आई की वजह से. आई का जो डायमीटर होता है वो लगभग आपका होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर तक का होता है. 2.3 सेंटीमीटर भी कहीं पे होगा. फन फैक्ट ये है कि जो डायमीटर होता है फ्रॉम द बर्थ टू एक ओल्ड एज या दैट तक पर्सन का डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है. अब वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई का अगर आप डायग्राम देखेंगे, आई के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. कुछ इसमें से जैसे कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व. ये डायग्राम आपको ह्यूमन आई का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए. कॉर्निया क्या है, एक तरह का आउटर मोस्ट पार्ट है. आप डायग्राम में भी देख सकते हो जो बाहर की लेयर दिखा रही है वो क्या है, आपके आउटर मोस्ट पार्ट, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं. वाइट पार्ट ऑफ द आई डेट अलाउ लाइट टू एंटर. कॉर्निया क्या है, एक वाइट पार्ट है आई का जिसकी वजह से जितनी भी लाइट एंटर होती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी वो डिसाइड करता है आपका कॉर्निया. कॉर्निया के बाद आता है आपका आइरिस. आइरिस जो है कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. आइरिस कलर्ड पार्ट होता है. इट होल्ड्स द पीपल एंड ऑल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इसका जो फंक्शन होता है कि जो पीपल होता है उसको ये होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है और कि लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पीपल को एडजस्ट करता है कि लाइट की इंटेंसिटी हाई है लो है तो उसके अकॉर्डिंग पीपल जो है उसको एडजस्ट करता है. अब पीपल क्या है, एक ये जितनी भी पीपल का जो कलर होता है ब्लैक होता है क्योंकि पीपल का क्या फंक्शन है, जितनी भी रेज आती हैं यहाँ पे सारे के सारे रेज एब्जॉर्ब होती हैं जिसकी वजह से इसका कलर हमेशा क्या होता है आपका ब्लैक होता है. कॉर्निया का आपका क्या बताया कि वाइट पार्ट होता है. आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट है. पीपल जो है ब्लैक है, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. कि रेगुलेट एंड कंट्रोल, उसको कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आपकी आई के अंदर एंटर करेगी. अब इसमें फंक्शन होता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो पीपल क्या होगा, कंस्ट्रक्ट मतलब एक तरह से श्रिंक होगा, सिकुड़ता है. अगर लाइट की इंटेंसिटी लो लो है तो आप उसमें कोई भी चीज़ है अगर अंधेरे में आप फोकस करेंगे देखने के लिए तो पीपल का जो साइज होता है क्या एक्सपेंड करेगा. नेक्स्ट आपके बाद आता है इसके बाद सिलेरी मसल. सिलेरी मसल्स का फंक्शन होता है इट होल्ड्स द लेंस. आपकी आई का जो लेंस है डैट इज कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस को ये होल्ड करके रखता है. अब ये है कि एंड एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और जो उसकी लेंस की फोकल लेंथ है उसको भी एडजस्ट करता है. अब है कि फोकल लेंथ क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस. लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इट मीन्स जो आपकी आंख से जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसके बीच के जो डिस्टेंस दूरी है वो क्या है, फोकल लेंथ. अगर ये फोकल लेंथ क्या है आपके, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो फोकल लेंथ आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करती है. अगर आप कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, लेंस के पास में ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करती है. नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर. सेलुलर स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं, इट मीन्स ये कोई ग्लास का कोई वो नहीं है, सेलुलर स्ट्रक्चर है.
कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? एक तो कन्वर्जिंग लेंस, द जो भी लाइट आ रही है, आपकी लाइट एंटर कर रही है, वो सारी क्या जाके कन्वर्ज होती है कॉन्वेक्स लेंस से, और एक इमेज फॉर्म होती है कहाँ पर? आपकी रेटिना पे। मतलब जितनी भी रेज आ रही हैं वो जाके एक ही पॉइंट पे मिलती है, कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट, ऐसे नहीं कि सारे में एक्सपेंड होंगी, वो एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, वहाँ पे ही क्या इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर। नेक्स्ट आपका आता है रेटिना। इट इज़ द स्क्रीन ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म। जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, आई का पार्ट जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी वो है आपका रेटिना। रेटिना भी आपका टू टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना होता है। टू टाइप्स के सेल होते हैं, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स। कोन सेल दैट रिस्पॉन्ड टू कलर एंड रोड सेल दैट रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन से ही आप कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, और रोड सेल जो होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं कि हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है। इसके बाद आपके रेटिना में दो स्पॉट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। येलो स्पॉट वो होता है जहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे एक पूरी क्लियर इमेज फॉर्म में होती है, वो होता है आपका येलो स्पॉट। बिहाइंड द लेंस प्रेजेंट होता है येलो स्पॉट। A blind spot is that point on retina where no image is formed. Blind है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, फॉर्मेशन नहीं होगी। बस इसका क्या फंक्शन होता है? ओनली ऑप्टिक नर्व एंटर्स। ऑप्टिक नर्व यहाँ से एंटर होती है। ऑप्टिक नर्व क्या है? अ नर्व डेट कनेक्ट ब्रेन आई टू ब्रेन। अब आई से आप देख पा रहे हैं कुछ भी चीज़, लेकिन आप रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं कि आप क्या ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? तो वो क्या किसका फंक्शन है? ब्रेन का। तो आइज ने तो देख लिया, वो मैसेज ब्रेन तक किसके थ्रू गया? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब आपके आईज के अंदर दो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? एंटीरियर पार्ट है, या बोल द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। जो आई का आगे का फ्रंट पार्ट होता है, डेट इज एक्वस ह्यूमर। और ये क्या है? एक तरह का एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है जो प्रेजेंट है कॉर्निया और लेंस के बीच में। इसका मेन फंक्शन जो होता है, जो भी एंटीरियर पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब वो आपस में मिले ना। सडन चेंज, ड्यू टू द सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, मतलब बाहर का और अंदर के जो पार्ट्स हैं आई के, वो आपस में कोलैप्स ना हो। और इसका एक फंक्शन और है, इट कीप्स द आई मॉइस्ट। और ये आईज को क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? आपका पोस्टीरियर पार्ट है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। वो क्या था? कॉर्निया और लेंस के बीच में। और ये क्या फ्लूइड प्रेजेंट है? लेंस एंड रेटिना। इसका भी फंक्शन यही है कि प्रोटेक्ट पोस्टीरियर पार्ट। ये पोस्टीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन रेटिना। और आप रेटिना पे क्लियरली इमेज जो भी देख पाते हो, वो फोकसिंग जो करता है, वो फोकस हो पाता है किसकी वजह से? विट्रस ह्यूमस ह्यूमर की वजह से। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट ability of eye lens to adjust its focal length with the help of ciliary muscles। जो भी सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से कि फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करनी है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट है, उसका अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल जो एडजस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। कि फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग सिलेरी मसल्स जो एडजस्ट करती हैं खुद को, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन। नियर पॉइंट ऑफ द आई जो होता है डेट इज 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट ऑफ आई होता है आपका इन्फिनिटी। सिलेरी मसल्स अब आपकी जो होती हैं टू टाइप्स में इनको डिवाइड करा गया, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स जो होती है अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। आप जो भी फार ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, दूर के जो भी होते हैं, वो किसके? रिलैक्स होने पर। रिलैक्स जब होती है सिलेरी मसल,
फार ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। लेंस क्या हो जाता है इस पोजीशन में, थिन, और फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज। अगर सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। लेंस क्या होता है उस कंडीशन में, थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। अब आते हैं आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। फर्स्ट आता है आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, जो आई लेंस होता है आपका वो मिल्की, ओपेक्यू या क्लाउडी। ओपेक्यू क्या होते हैं, जिसमें से आप क्लियरली नहीं देख पाते। अब अगर लेंस ही आपका ओपेक्यू हो गया या मिल्कीनेस या क्लाउडीनेस उस पर हो चुके तो आप क्या है, क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसी को क्या बोला गया, कैटरेक्ट। द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली। अगर लेंस पे ही ओपेक्यूनेस आ गया मिल्क तो आप क्या है, इमेज क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन। कैटरेक्ट जो होता है इसकी वजह से आप पार्शियल विजन भी हो सकते हैं या फिर कंप्लीटली। इस तरह से देखो, जो आई का डायग्राम मतलब पिक्चर दिखाई गई है, इसमें जो ब्लैक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, पिपल जो होना चाहिए, क्या दिखा रखा, वाइट हो रहा है, ये क्लाउडीनेस हो रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जरूरी नहीं है कि आपका एक ही आईज में होगा या दोनों में होगा, जो हो सकता है कि पहले एक में हो या दोनों में। और जनरली जो इसका करेक्शन होता है, कोई ऐसा नहीं कि आप स्पेक्स वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं। इसके लिए सर्जिकल मेथड ही यूज़ होते हैं अगर ये ठीक हो जाए। अब इसमें देखो, नॉर्मल आई जो दिखाई गई है, क्या हो रही है, जब लाइट पास हुई है तो सारी कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट में मीट कर रही है। अब यहाँ पे लेंस ही क्लाउड हो चुका है, क्लाउडेड लेंस हो चुका है, तो रेज जो जा रही है क्या, डाइवर्ज हो रही है, जिसकी वजह से इमेज क्या होगी, क्लियरली फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट इफेक्ट आपका आता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। आप पास के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख पा सकते हैं। इमेज जो फॉर्म होती है इसमें, नॉर्मल आई जो होगी आपकी, ठीक है, जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है। फर्स्ट डायग्राम देखिए कि ऑब्जेक्ट है, सारी वो रेस जाके कहाँ मीट कर रहे, रेटिना पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। लेकिन मायोपिक आई में, ठीक है, मायोपिक आई में देखो जो पॉइंट है वो लाइट जो मीट कर रहे हो रेटिना से पहले मीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली। तो रीजंस ऑफ मायोपिक डिफेक्ट, इसका रीजंस क्या होते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मीन्स कि जो आई लेंस है वो काफ़ी थिक हो चुका है, और फोकल लेंथ जिसकी वजह से क्या है, डिक्रीज, थिक होने की वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है। या एलोंगेशन, सेकंड जो रीज़न है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का बढ़ जाना, उसका साइज बड़ा होना भी एक रीज़न है मायोपिक आई का। करेक्शन के लिए इसमें आप कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं पावर के अकॉर्डिंग, जिसकी ज़्यादा आई साइड वीक होती है, ज़्यादा पावर का होता है। इस तरह से कॉनकेव लेंस जैसे ही लगाया तो यहाँ पे देखिए इमेज क्या है, करेक्शन जो है रेटिना पे ही अब इमेज आपकी फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास का नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर का क्लियरली देख सकते हैं। नॉर्मल आई सेम डायग्राम, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन जहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई क्या, रेटिना से मतलब रेटिना से भी आगे जाके इमेज, वहाँ पे मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे रेटिना के बाद इमेज फॉर्मेशन होगा। रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है इसमें, फोकल लेंथ, आई लेंस क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीज करती है, इट मीन्स जो कि लेंस है वो कैसा हो रहा है आपका, थिन हो रहा है। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, वहाँ पे आई बॉल बड़ा हो रहा था मायोपिया में, यहाँ पे आई बॉल क्या हो जाएगा आपका, छोटा, स्मॉल। करेक्शन, यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ करें करेक्शन के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही यूज़ करें, यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी आपकी, रेटिना पे। फोर्थ इफेक्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में, ज़्यादा एज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, नियर साइटेडनेस या नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। इसमें पास का और दूर का आप दोनों ही तरह के नहीं देख पाते।
अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दोनों ही मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के पास का भी और दूर का भी नहीं देख पाते हैं। रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल। जैसे जैसे ओल्ड एज में आते हैं तो सिलेरी मसल अपना आप ही क्या वीकन होनी शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस भी क्या होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। आप करेक्शन, दोनों डिफेक्ट है तो आप दोनों ही लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आप इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? बाईफोकल। बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें अपर पोजीशन में जो होता है आपका कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस, जो कि आपका किसके लिए यूज होता है? मायोपिया के लिए। और नीचे जो आपका यूज होगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो भी रिफ्लेक्शन होगा, व्हेन अ रे लाइट पासेस, ग्लास प्रिज्म होता क्या है? एक तरह का ट्रायंगुलर पीस, ठीक है, कांच का जो होता है वो आपका प्रिज्म है। इट हैज टू ट्रायंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर। एक पिरामिड शेप में होता है, टू तो ट्रायंगुलर शेप होते हैं, थ्री रेक्टेंगुलर शेप। और ये जितने भी सरफेसेस हैं एक दूसरे के इंक्लाइन, एक दूसरे के बराबर होते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो इसके लेटरल आपस के जो सेम फेसेस होते हैं वो उसको ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। इस डायग्राम में देखिए जो इंसिडेंट रे है जब ये पास होती है तो वो सीधे इसमें से हल्की सी डिफ्लेक्ट होती है, फिर जब वो जाके नेक्स्ट पॉइंट पे मिलती है फिर डेविएट करती है। तो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, और जो इंसिडेंट रे को अगर आप सीधे लेके जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। When a ray of light passes through a glass prism, it gets bent twice at the air glass interface. रेयर मीडियम से इंसिडेंट कौन सा? उससे मीडियम से, रेयर मीडियम एयर से, ठीक है। फिर ग्लास तो कौन सा हो गया? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जाने पर ये क्या? इंटरफेस, थोड़ा सा इनमें डिफ्लेक्शन आता है। द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे से ही जब ग्लास से पास हुई थी तो इमर्जेंट रे निकल के आई आपकी। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या होता है कि किसी भी लाइट का डिस्पर्स होना, फैलना, 7 कलर्स में स्प्लिट होना, ये होता है आपका डिस्पर्जन। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू अ बैंड ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एक वाइट लाइट अगर पास होती है ग्लास प्रिज्म में से तो वहाँ पे क्या है आपके 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये 7 कलर्स जो होते हैं आपके विबग्योर, इसी को 7 कलर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट हैज द कलर, कौन कौन से कलर होते हैं विबग्योर के? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द रेड लाइट बैंड द लीस्ट एंड द वायलेट लाइट बैंड द मोस्ट। जो आपकी रेड लाइट है वो क्या कम बेंड करती है, क्योंकि बेंडिंग में क्या होता है? बेंडिंग को आप बोल सकते हैं बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो आपका बेंड क्या करेगा? कम करेगा। और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा बेंड करेगा। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ज़्यादा होती है और वायलेट की कम होती है, इसलिए वायलेट कलर ज़्यादा बेंड करता है और रेड कम। ये देखो इसमें कलर दिखाए गए हैं आपके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इस तरह से। अब आपका एक आता है आइजैक न्यूटन ने क्या करा था, जो ये एक्सपेरिमेंट था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उन्होंने प्रिज्म देखा कि प्रिज्म में से 7 कलर, आपके 7 कलर स्पेक्ट्रम निकल कर आ रहा है पूरा। तो उन्होंने क्या करा था कि
ग्लास प्रिज्म के आगे ही उन्होंने एक इन्वर्टेड पोजीशन में एक और ग्लास प्रिज्म लगा दिया, तो जो 7 कलर में स्प्लिट हुआ तो 7 कलर वापस से जब एक प्रिज्म से वापस से पास हुए तो स्क्रीन पे वापस से आपको कौन सी लाइट मिली, वाइट लाइट ही आपको मिल गई। When a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into its component color। ठीक है, वो components color 7 colors में आए। When these color are allowed to fall on an inverted glass prism, तो जब इन्वर्टेड पोजीशन के जो ग्लास प्रिज्म में से दोबारा से पास हुई तो वापस से आपको कौन सी प्रोड्यूस हुई, लाइट वाइट प्रोड्यूस हुई। तो ही कंक्लूडेड दैट सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करा था कि जो भी आपका सन है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में भी आपको दो टॉपिक बातें पता होनी चाहिए, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर क्या है आपका रेयर मीडियम। तो रेनबो फॉर्मेशन क्या, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। रेनबो हमेशा आप लोगों ने देखा कि बारिश के बाद फॉर्म होता है। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। जो भी सन की रेज जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं एयर में उसमें से पास होती हैं तो वाटर ड्रॉपलेट वहाँ पे काम करती है एज अ प्रिज्म। तो प्रिज्म में से जब वो लाइट पास होगी ड्रॉपलेट में से तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट गई एयर, एयर से क्या है रेयर मीडियम से, वो जब वाटर ड्रॉपलेट में से आएंगे क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो वहाँ से जब डेविएट करती हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा क्या, क्रिटिकल एंगल। इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल होता है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है। वहाँ पे आपका क्या होता है 7 कलर्स निकल के आते हैं रेन ड्रॉप से। इसके डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से व्हाट हम क्या देख पाते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आप लोग जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है कि एक तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The refractive index of the atmosphere gradually increases towards the surface of the earth because the hot air above the less एटमॉस्फेरिक। इसमें आप स्टार का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो भी आपको हेवनली बॉडी है या फिर स्टार है वो आपको स्लाइटली रेज मतलब थोड़ी सी अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है। तो इसका रीज़न क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, पहले कौन सी एयर होती है, कूल एयर है, फिर क्या हॉट एयर भी होगी। ठीक है, तो जो अर्थ के पास का एटमॉस्फेयर होता है, हम सपोज माने कूल एयर, वो क्या आपका डेंसर मीडियम, और ऊपर जैसे आप जाते ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा आपका रेयर मीडियम। तो अर्थ से जब आप देखते हैं डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम स्टार की जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पहले मीडियम में गई कहाँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जब जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल की वजह से आपको जो स्टार जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जो लाइट पास होती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होने की वजह से आप जो भी ऑब्जेक्ट है मतलब हेवनली बॉडीज या स्टार्स वो क्या देखते हैं, स्लाइटली रेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाई डू स्टार ट्विंकल, कि आपको जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं।
द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका भी जो रीज़न है वो भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम की वजह से जो लाइट जाती है, ठीक है, तो उसके ऑफ स्टार लाइट and due to changing in the position of the star and the movement of the layer of the atmosphere की हॉट एयर कूल एयर, उसके लेयर की वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर रेयर मीडियम डेंसर मीडियम जो है ये चेंज होते रहते हैं। So the light from the star is sometime brighter and sometime fainter and it appears to twinkle। तो जिसकी वजह से आपको जो है स्टार्स जो है ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एक तो दूर हैं और इनका जो लेयर्स का मूवमेंट है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। अब प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते, स्टार ही करते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं, आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार, स्टार से क्लोजर होते हैं। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन जो स्टार्स अब लाइट भी जो आ रही है वो दूर है, तो वहाँ से अब थोड़ी ही लाइट आती है। पॉइंट सोर्स आने की वजह से क्या है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जब जाते हैं तो हमें कभी स्लाइटली ऊपर नीचे दिखाई देते रहते हैं, वो जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। बट जो प्लैनेट्स हैं उनमें से क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, काफ़ी सारी रेज आ रही हैं, ठीक है। तो जब वो रेयर मीडियम टू डेंसर में जाती हैं तो 50%, चलो हमने मान लिया कि पोजीशन से इधर उधर हो गई, लेकिन 50% तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे जाएंगी, तो जिसकी वजह से वो हमें एक ही जगह पे दिखाई देते हैं, वो ट्विंकल करते हुए, उनमें ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें शो नहीं होता है। नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक रीज़न है कि 2 मिनट पहले सनराइज से और 2 मिनट सनसेट के बाद तक आपको सन दिखाई देता रहता है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर sunrise and about 2 minutes after sunset due to atmospheric refraction. The apparent flattening of the sun disk at the sunrise at the sunset also due to atmospheric refraction। अब आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर, इसमें दिखाया गया डायग्राम, अगर आप देखें होरिजोन जो है अर्थ का, ठीक है, एक वो पर्टिकुलर लेवल पर ही है। जैसे ही सनराइज होना स्टार्ट होता है उसकी क्या सनरेज आती हैं, तो वो क्या होता है कि आपको 2 मिनट पहले की, आपकी पोजीशन तो उधर ही है, अर्थ की उधर ही है, तो ये 2 मिनट पहले एपरेंट पोजीशन के एटमॉस्फेयर रेयर टू डेंसर मीडियम से जाने की वजह से आपको ये क्या स्लाइटली ऊपर दिखता है। जो आपको क्या था उसमें उसमें हेवनली बॉडीज आपको स्लाइटली रेज दिखती हैं, सेम यही है। और जैसे ही इसका सनसेट होना शुरू होता है एपरेंट पोजीशन से, रेयर मीडियम की वजह से डेंसर, ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसकी रियल पोजीशन हमें क्या दिखाई देती है कि 2 मिनट पहले ही हमें सनसेट होना दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट 9th क्लास में पढ़ा था। When a beam of light passes through a colloidal solution, the path of the light becomes visible due to the scattering of light by the colloidal particles। आप लोगों ने कभी देखा कि जैसे ट्री के नीचे बैठे हैं, ठीक है, आप सपोज करो दिन में, तो वहाँ से अगर लाइट आ रही है थोड़ी सी छोटे छोटे होल में से, तो आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या होता है आपका टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन एयर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सारे स्मोक डस्ट सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। When the sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible due to scattering of light। तो इन सब का पाथ जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको विजिबल होता है। इसी को क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। और जो इसका कलर होता है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स पर, जो कि इस पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहे हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली ब्लू कलर को ही स्कैटर करते हैं।
आप इसका एग्जांपल देखें, ग्लास में से एक लाइट पास करी गई है तो वो आपको सिर्फ उतना ही पास होता हुआ दिखाई देगा। विंडो में से आपको दिख रहा है, ऐसे ही ये फॉरेस्ट का दिखाया गया है। नेक्स्ट अब इसका आता है व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। जो स्काई का कलर होता है वो आपको ब्लू ही क्यों दिखाई देता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट में तो 7 कलर थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप ये टिंडल इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि वेरी स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? स्मॉल होती है, जिसकी वजह से आप क्या देख पाते हैं, वो ही कलर आप ज़्यादा देख पाते हैं। The fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। उनका साइज जो होता है, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है उससे भी क्या होता है, कम होता है। They can scatter blue light which has a shorter wavelength than the red। रेड कलर से क्या होती है, वेवलेंथ ब्लू कलर की शॉर्टर होती है, विच हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ब्लू की कम है। When the light passes through the atmosphere, the fine particles in the atmosphere scatter the blue color more strongly than the red and so the sky appears blue। जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से तो ये फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, जिसकी वजह से मोर स्ट्रांगली ज़्यादातर आपको क्या ब्लू कलर डिस्पर्स होता है, स्कैटर्ड करता है, जिसकी वजह से आपको स्काई का कलर ब्लू कलर दिखाई देता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं, देयर वुड बी नॉट बी एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी ही नहीं, तो अर्थ जो कलर होगा स्काई का वुड बी अपीयर डार्क, वो क्या सा होगा आपका, बिल्कुल डार्क। और जो डार्क होता है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स पर होता है। इसमें दिखा रखा है यहाँ पे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ का कलर स्काई का ब्लू ना होकर कैसा है, डार्क दिखाया गया है। अब आपका था कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट का टाइम में जो स्काई का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ब्लू ना होके वो आपको कलर हल्का कहीं पे रेडिश इस तरह से दिखाई देता है। एट सनराइज एट सनसेट द सन इज नियर द होरिजोन। सनसेट और सनराइज के टाइम में सन जो है वो अर्थ के होरिजोन के काफ़ी पास होता है। एंड द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। और जो लाइट ट्रेवल करती है वो काफ़ी थिक लेयर में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर तक, एंड लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। और डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, लॉन्गर। नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। तो जो ब्लू लाइट है या स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड अवे, मतलब वहाँ से हट जाते हैं, अवे बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। तो फिर वहाँ पे ब्लू की जगह आपको दिखाई देता है रेड लाइट एंड लॉन्गर वेवलेंथ रीचेस अवर आई। तो वहाँ पे स्काई का ब्लू कलर ना होके हमें रेड कलर अपीयर्स होता है, दिखाई देता है। सो द सन अपीयर्स रेडिश, तो जिसकी वजह से सन का कलर आपको क्या दिखाई देता है, रेडिश या थोड़ा येलोइश ऑरेंज, इस तरह से आपको कलर दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर। क्योंकि अगर आप देखें रेड सन जो है अगर ओवरहेड पे है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन का क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे ब्लू कलर क्या होगा, कम स्कैटर होगा। जब सनराइज होगा तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है, और हॉरिजॉन जब आपका ओवरहेड होता है उस टाइम पे ज़्यादा ही आपको रेडिश कलर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू सनराइज एंड सनसेट। ठीक है।